आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज में। हम आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करेंट अफेयर्स की सीरीज। आज है 3 मई 2020। दोस्तों, जितने भी मैं करेंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ, ये सभी इन सभी को विस्तार से जानने में जो आनंद आता है, एक लाइन में नहीं आता है। यदि आप विस्तार से जानते हैं तो फिर आपको हर चीज़ें याद रहती हैं। तो विस्तार से मैं करेंट अफेयर्स की सीरीज लाया हूँ। तो यदि आपने पीछे का करेंट अफेयर्स की सीरीज नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर की तरफ राइट साइड का बटन होगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। चलिए सबसे पहले आज का मुख्य समाचार जानते हैं कि भारत सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम में चकमा और हाजोंग को शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। दूसरा है कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। तीसरा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद को क्लियरेंस दे दी है। चौथा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 और राज्य केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए हैं। पांचवा है कि ई नाम NAM में 200 नई मंडियां एकीकृत की गई हैं। छठा है कि CSIR ने विकसित की किसान सभा ऐप। सातवां है कि USAID ने भारत की पहल योजना के लिए $3 मिलियन प्रदान कर दिए हैं। और आठवां है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधानसभा में द्विवार्षिक चुनाव कराएगा। इससे पहले कि हम इस सभी को विस्तार से पढ़ें, आपको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में जो कि 2 मई 2020 का है, उसको जाकर आप बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए सबसे तो शुरू करते हैं। 2 मई को क्या मनाया गया, मतलब कल क्या मनाया गया? विश्व टूना दिवस मनाया गया। ये टूना दिवस क्या है, इसको विस्तार से जानते हैं कि हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना और टूना जैसी प्रजातियां विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदु क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया और विश्व टूना दिवस 2017 के बाद से मनाया जा रहा है। SDG 14 के बारे में जानते हैं कि कई देश पोषण और खाद्य सुरक्षा, राजस्व, आजीविका, मनोरंजन, आर्थिक विकास के लिए टूना संसाधनों पर निर्भर है। इस दिवस के द्वारा सतत विकास लक्ष्य 14 को प्राप्त करने में मदद मिलती है। सतत विकास लक्ष्य 14 में पानी के नीचे का जीवन शामिल है। इसका उद्देश्य समुद्र, महासागरों और समुद्र संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। इसके महत्व को जानते हैं कि हर साल 7 मिलियन टन से अधिक टूना मछलियों की पैदावार होती है। पकड़ी जाने वाली समुद्री मछलियों में टूना का हिस्सा 20% है। 20% है। संयुक्त राष्ट्र ने UNCLOS समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के कानूनी ढांचे को लागू करने का सुझाव दिया है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 96 से अधिक देश हैं जो टूना मछलियों के संरक्षण में शामिल हैं। कोविड-19 के कारण दुनिया में डिब्बाबंद टूना की मांग बढ़ी है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम में चकमा और हाजोंग को शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसको विस्तार से पढ़ते हैं। 1 मई 2020 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 राहत कार्यक्रम में हाजोंग और चकमा समुदायों को शामिल किया जाए। इसका मुख्य बिंदु क्या रहेगा कि चकमा और हाजोंग समुदाय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के प्रवासी अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। वे 1964 में भारत में आए थे। देश में 1 लाख से अधिक चकमा और हाजोंग शरणार्थी हैं। इन लोगों के अलावा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित राहत शिविर में लगभग 15,000 चकमा और 2,000 हाजोंग हैं। मामला क्या है कि चकमा मुख्य रूप से बौद्ध थे और हाजोंग हिंदू हैं। वे पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों में चटगांव पहाड़ियों के निवासी थे। 1960 के दशक में कर्णफुली नदी के पार कपेटाई बांध के निर्माण के कारण वे भारत आ गए। उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि वे गैर मुस्लिम थे। वर्तमान में इन जनजातियों के पास नागरिकता या भूमि अधिकार नहीं है, हालांकि उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कर्णफुली नदी के बारे में जानते हैं कि कर्णफुली चटगांव पहाड़ियों में सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मिजोरम में निकलती है और बांग्लादेश में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कर्णफुली नदी की सहायक नदियों में क्वारपुई नदी, फिरांगू नदी और
तुंग छावंग नदी शामिल है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। विस्तार से पढ़ेंगे कि कश्मीरी घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में गोरखपुर, टेराकोटा, कोविलपट्टी, कदलमाई, मितई और महाराष्ट्र के काले चावल जैसे 3 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। कश्मीरी केसर क्या है कि कश्मीर में उगाए जाने वाला केसर एक लंबा, मोटा और गहरे लाल रंग का होता है। इसके अलावा इसमें काफी सुगंध होती है और इसमें किसी भी रसायन को जोड़ने के बिना संसाधित किया जाता है। क्रोसिन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय है। इसमें कड़वाहट पिक्रोक्रोसिन की उपस्थिति के कारण है। कश्मीरी केसर की विशेषता को जानते हैं कि कश्मीर केसर का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है और पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगला पढ़ेंगे कि पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद को क्लियरेंस दे दी है कि 2 मई 2020 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपए में नए संसद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेंट्रल विस्टा कमेटी ने भी नई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु क्या है? पेड़ की कटाई और इससे संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोविड-19 संकट के बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी परियोजना का समर्थन कर रहा है। सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार संसद का निर्माण 93 साल पहले किया गया था और एक नई इमारत का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास योजना क्या है कि इस परियोजना का लक्ष्य त्रिकोणीय संसद भवन बनाना है। इसके तहत राष्ट्रपति भवन में इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ की मरम्मत की जाएगी। सेंट्रल विस्टा क्या है आप जानते हैं कि नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और नेशनल आर्काइव्स हैं। संसद भवन को लुटियंस और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और सचिवालय में उत्तर और दक्षिण दोनों ब्लॉक शामिल हैं, जिसे हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। कई इतिहासकार चिंतित है कि यह परियोजना ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त कर देगी। उद्देश्य इसका क्या है कि यह योजना 2022 तक पूरी हो जाएगी। नई इमारतों में भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था होगी। साथ ही नए भवन के मेट्रो कनेक्टिविटी और अलग मेट्रो स्टेशन भी होंगे। चलिए अगला जानते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत 5 और राज्य केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए। सबसे पहले इसको विस्तार से जानते हैं क्या। 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकरण को मंजूरी दी। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। मुख्य बिंदु इसका क्या है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा जाएगा। पहले से ही क्लस्टर में 12 और राज्य हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा शामिल हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्या है कि यह योजना का उद्देश्य राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत खाद्यान्न खोलने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यह प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है। भारत में लगभग 37% आबादी प्रवासी मजदूर हैं। चलिए आगे जानते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार देश में लगभग 81 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्गों अर्थात अंत्योदय परिवारों को कवर कर रही है। इन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। डिपो ऑनलाइन सिस्टम जानते हैं कि भारत सरकार डिपो ऑनलाइन सिस्टम के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एकीकृत करने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। ENAM में 200 नई मंडियां एकीकृत की गई। ये क्या है मामला पूरा। 1 मई 2020 को ENAM प्लेटफार्म में लगभग 200 मंडियों को जोड़ा गया। यह मंडियां 7 अलग अलग राज्यों से हैं। मुख्य बिंदु इसका क्या है, इसमें शामिल मंडियां उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों से है। इसके साथ देश में ENAM मंडियों की संख्या 785 हो गई है। पहली बार कर्नाटक राज्य से एक मंडी को ENAM प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है। इसके अलावा ENAM को कर्नाटक की राष्ट्रीय ई मार्केट सेवा के साथ एकीकृत किया गया है। यह पहली बार है जब भारत की कृषि वस्तुओं को दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया गया है। इस अंतर्राज्य व्यापार इससे अंतर्राज्य व्यापार के विकास में मदद मिलेगी। ENAM क्या है जानते हैं। ENAM प्रबंधन छोटे किसानों के व्यावसायिक कंसोर्टियम SFAC द्वारा किया जाता है। यह सभी CPMC कृषि उपज विपणन समिति संबंधित गतिविधियों के लिए एकल सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में व्यापार के लिए ENAM के तहत 450 से अधिक APMC सूचीबद्ध है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होता है जो राज्यों के मीडिया से जुड़ा हुआ है। ENAM का कार्य जानते हैं कि ENAM वस्तुओं और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है। यह मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करता है। यह मृदा परीक्षण तक पहुंच प्रदान करता है और किसानों को छटाई और पैकिंग के लिए प्रारंभिक सुविधाएं प्रदान करता है। CSIR ने विकसित किया है किसान सभा ऐप। इसके बारे में जानते हैं कि 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CPRI ने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को किसानों को माल ढुलाई आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया जाता है। मुख्य बिंदु इसका क्या है कि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य भी किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना है, उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना है। यह संभव है क्योंकि यह एप्लीकेशन मध्यस्थों में के हस्तक्षेप को कम करता है और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़ता है। इस प्रकार किसान अपनी फसलों के लिए सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन का क्या कार्य है कि यह एप्लीकेशन निम्नलिखित तरीकों से किसानों की मदद करता है। यह एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टरों और किसानों को जोड़ता है। यह सेवाएं प्रदाताओं, मंडी डीलरों और ऑनलाइन स्टोर, खुदरा दुकानों और संस्थागत खरीदारों जैसे अन्य ग्राहकों की भी मदद करता है। यह पोर्टल किसान से जुड़ी प्रत्येक इकाई के लिए सिंगल स्टॉप के रूप में भी कार्य करता है। किसानों और ट्रांसपोर्टरों के अलावा यह एप्लीकेशन उन डीलरों के लिए भी सहायक है जो कीटनाशक और उर्वरक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस एप्लीकेशन के द्वारा 6 मुख्य मॉड्यूल संचालित होते हैं। इनमें मंडी डीलर, किसान ट्रांसपोर्टर सेवा प्रदाता, उपभोक्ता और मंडी बोर्ड के सदस्य शामिल है। पृष्ठभूमि जानते हैं कि इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने से पहले एशिया के सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। इस अध्ययन के तहत सबसे बड़ी दरों पर बेचे जा रहे उत्पाद तथा अपव्यय जैसी कुछ चुनौतियों का अध्ययन किया गया। चलिए अगला जानते हैं कि USAID ने भारत की पहल योजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किए हैं। ये क्या है मामला पूरा कि PAHAL मतलब पहल, पार्टनरशिप फॉर एफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, अमेरिका की USAID और नई दिल्ली स्थित कंपनियां IPE ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। मुख्य बिंदु क्या रहेगा कि अब तक USAID ने $5.9 मिलियन प्रदान किए हैं। हाल ही में आवंटित किए गए धन का उपयोग जनता को सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों को प्रसारित करने, प्रभावितों को देखभाल करने, निगरानी और मामले की खोज करने के लिए किया जाएगा। USAID निजी क्षेत्र में संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय सुविधा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी मदद करेगा। इससे 20,000 से अधिक स्वास्थ्य फैसिलिटीज लाभान्वित होंगी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नामांकित है। USAID क्या है जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID $27 बिलियन से अधिक के बजट के साथ विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय सहायता एजेंसियों में से एक है। USAID गरीबी राहत, आपदा राहत, तकनीकी सहयोग और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए धन प्रदान करता है। पहल जानते हैं कि पहल है क्या। पहल का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ एफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। पहल योजना USAID और IPE की एक संयुक्त पहल है
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना है। इस परियोजना का उद्देश्य 2020 तक भारत में 10 मिलियन गरीबों की सहायता कराना है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधान परिषद में द्विवार्षिक चुनाव कराएगा। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला कि 1 मई 2020 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि वह महाराष्ट्र विधानसभा की 9 रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराएगा। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि 24 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र विधान परिषद 9 सीटें खाली हो गई थी, इसलिए भारतीय चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। अनुच्छेद 324 क्या है कि यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को निर्देश प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को संसदीय और राज्य विधानमंडल चुनाव कराने की शक्तियां देता है। इस चुनाव के तहत चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार देता है। विधान परिषद क्या है कि विधान परिषद एक राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन होता है। इसकी स्थापना अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों तक कार्य करता है, इसलिए राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर 2 साल में समाप्त हो जाता है। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद वर्तमान में 28 राज्य में से 6 राज्य विधान परिषद है। अनुच्छेद 169 क्या है? इस अनुच्छेद में राज्य में विधायी परिषदों को समाप्त करने या बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार 3 मई 2020 के लिए सबसे एक लाइन में कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कि कोविड-19 लॉकडाउन का विस्तार। गृह मंत्रालय ने 4 मई से 2 सप्ताह की अवधि के लिए लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा कर दी। इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों की विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो देश के जिलों के रेड हॉट स्पॉट, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जोखिम रूपरेखा पर आधारित है। दिशा निर्देश और ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में काफी छूट दी गई है। श्रमिक ट्रेन, प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन में फंसे छात्रों सहित लोगों को स्थानांतरित करने के लिए रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इस प्रकार की पहली ट्रेन 1 मई को हैदराबाद से झारखंड के 1200 यात्रियों को ले गई। ये विशेष ट्रेनें दोनों संबंधित राज्यों के अनुरोध पर चलाई जाएंगी। यात्रियों को भेजने वाले राज्यों द्वारा यात्रियों की जांच की जाएगी। चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स क्या है कि गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई 2020 को मनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। दोनों राज्यों का गठन बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अधिनियम के बाद किया गया था। मणिपुर काले चावल चाक हाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पीजीआई और सीईओ कुलमीत मक्कड़ का निधन हो गया है। किसान सभा ऐप के बारे में जानते हैं। आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च की गई। इस ऐप का निर्माण CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CPRI नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। NFSA क्या है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली में शामिल हुए। अब 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रणाली के तहत है। यह प्रणाली लाभार्थियों को राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। आर्थिक करंट अफेयर जानते हैं कि सरकार ने कोविड-19 के उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर आदिवासी लोगों को आजीविका के लिए 49 लघु वनोपज वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। कृषि उपज के विपणन के लिए 7 राज्यों में 200 मंडियों थोक बाजार को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ENAM में जोड़ा गया है। CAIT क्या है? मतलब कि इसको बढ़िया से पढ़ा जाए कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर सभी खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करेगा।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 24 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में $113 मिलियन की कमी के साथ 479.45 बिलियन पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। 30 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। यदि दोस्तों आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ईमेल आईडी से संपर्क करिए। मैं आपको आपके ईमेल आईडी पर ये पूरे पीडीएफ को भेज दूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए, कल 10 बजे तक ये अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना